नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बोलेगा राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाल श्रम की। डूंगरपुर में चाइल्ड लाइन और पुलिस की टीम ने 4 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। ऐसा नहीं है कि डूंगरपुर में ही बाल श्रम का यह मामला सामने आया है, दूसरे कई शहरों और कस्बों से भी बाल श्रम के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बाल श्रम पर पूरी तरीके से रोक कब लगेगी? बाल मजदूरी में पिसता बचपन अब कब आजाद होगा? बाल श्रम पर सख्त कानून है, फिर भी बाल श्रम क्यों हो रहे हैं? तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, बोलेगा राजस्थान में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आसिंद में हमारी टीम ने लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानी है कि क्या उनका कहना है। राजस्थान कार्यक्रम के चलते आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो मुद्दा है बाल श्रम। देखा जाए तो ये बाल श्रम का मुद्दा काफी गंभीर है और इस बाल श्रम के चलते छोटे छोटे मासूम बच्चे इस बाल श्रमिक जो अपने हाथों में कलम होनी चाहिए वो होटलों पर या किसी अन्य स्थान पर काम करते हुए नजर आते हैं। इसी कार्यक्रम के चलते हम हमारे साथ में कुछ मौजूद है अधिवक्ता और कुछ व्यक्ति, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये बाल श्रम कब किस हद तक पार पाया जा सकता है, किस तरह से मिटाया जा सकता है। हमारे साथ में मौजूद है जी सर। तो मौजूदा वक्त में देखा जाए तो बाल श्रमिकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, इसको लेकर बाल श्रम पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या है। बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण है कि आज 24 घंटे के अंदर 67 लाख बच्चे बिना खाना खाए रोज होते हैं। उनको भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। आप अपन बाहर निकलते हैं, बड़े बड़े कारखानों में 14 वर्ष के बच्चे, बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं उनसे श्रम करवाना, काम करवाना, मेहनत का मजदूरी का काम करवाना कानूनन रूप से अपराध है। इसके लिए 13 प्रस्ताव तथा 57 प्रक्रियाओं से होकर ये पूरा कानून बना हुआ है, जिसके तहत आज हमारे देश की जो स्थिति है, अगर उस पूरे कानून को 1986 को फॉलो करे तो कोई भी बच्चा ना भूखा सोएगा और ना ही इस देश के अंदर बाल श्रम जैसी समस्याएं पैदा होगी। क्या कारण है कि निरंतर बाल श्रमिक बढ़ रहे हैं? बाल श्रमिक बढ़ने के ये एक ज्वलंत मुद्दा है। इसके अंदर समाज के जो माता पिता जो गरीबी वर्ग से मतलब बिलोंग करते हैं और वो ये देखते हैं कि जो अनचाहा मतलब जिसे कह सकते हैं कि भाई लाभ लेने के लिए या कमा खाने के उद्देश्य से बच्चों को जो है होटल पे, ईंटों के भट्टों पे या किसी और जो है फैक्ट्री इत्यादि में उनको इनेज कर देते हैं और इनेज करने के बाद उनके जो आंशिक आय है जिससे अपने परिवार का गुजारा करना चाहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल जो है कानूनन रूप से एक अपराध ही है और अपराध इसलिए है कि भाई सरकार ने जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो शिक्षा का अधिकार लागू किया 2005 के अंदर ये कह रखा कि बच्चों को स्कूल भेजो, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दे रखी है। जो उम्र 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल जाकर जो पढ़ने की होती है वो अपना भविष्य वहां बना सकते हैं, वहां न बनाकर वो जो है इन जगह पर जाकर जो अपना मेहनत मजदूरी करते हैं। तो ये लालची माता पिता की कुछ जो है कमियां हो सकती है, लेकिन उनको ये चाहिए कि अपना बच्चे का सुनहरा भविष्य बनाए। इसके लिए उनको जो है स्कूल भेजें और जो मिड डे आहार वगैरह जो सारी सुविधाएं, जैसे पढ़ने में जो खर्चा आता है न के बराबर खर्चा हो रहा है, सरकार सारी सुविधाएं दे रही है और सभी योजनाएं लागू हैं, उसके बावजूद भी बच्चों को जो है उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए जो बालाश्रम में जो है आपराधिक गतिविधियों में लगा दिया जाता है। ऐसे माता पिता को भी उनके खिलाफ जो लीगल जो बाल श्रम निरोधक कानून बना 1986 वाला, उसके अंदर जो प्रावधान लिखा हुआ साहब कि ऐसे लालची माता पिता को कानूनन सजा दी जा सकती है अगर ऐसा पाया जाता है। तो मेरा संदेश यह है कि भाई कैसे भी करके समाज में ये जो विसंगति है उसको दूर किया जाए, बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाए और स्कूल भिजवाया जाएगा तो उनका सुनहरा भविष्य बनेगा, देश के विकास में आगे बढ़ेंगे। बाकी बाल श्रम जो है एक समस्या, उसका समय रहते समाधान किया जाना बहुत ही जरूरी है। क्या परिवार वाले भी इस बाल श्रम को लेकर जिम्मेदार है? बिल्कुल, परिवार वाले बाल श्रम को लेकर जिम्मेदार है, लेकिन देखा जाए तो बाल श्रम एक सामाजिक अभिशाप बन गया है। हो सकता है कि कुछ परिवार की कुछ आर्थिक मजबूरियां भी होती है, इस वजह से जो छोटे बच्चों को जो है कम उम्र में
मजदूरी करना पड़ता है, लेकिन इसकी रोकथाम बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सरकार को इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। और जिस प्रकार से जो कानून बनाया गया है, ये कानून कागजों में दिख तो रहा है, लेकिन धरातल पर लागू नहीं है। जिस प्रकार से बाल विवाह रुकवाने के लिए सरकार जो कदम उठाती है, उसी प्रकार बाल श्रम रुकवाने के लिए अभियान चलाया जाए और इसके ऊपर काम किया जाए, तो इससे जो है इस पे बाल श्रम पे लगाम लगेगी। और साथ ही बच्चों में जो क्या है कि बाल श्रम मतलब होने के कारण उन्हें छोटी उम्र में ही खाने के लिए भेज दिया जाता है, तो उससे शिक्षा का अभाव रहता है। अगर सरकार एक नियम बना दे कि राइट टू एजुकेशन, जिस प्रकार से पिछली सरकार ने यहाँ लागू किया था, वैसे ही देश में राइट टू एजुकेशन मतलब लागू कर दिया जाए। हर नागरिक को कम से कम ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करना जरूरी है, तो मैं समझता हूँ कि बाल श्रम अपने आप ही जो है खत्म हो जाएगा। अधिकतर देखा जाता है कि जो ईंट भट्टे पर जो काम करने वाले जो बाहरी लोग आते हैं, उनके साथ में काफी छोटे बच्चे होते हैं और वो भी ये ईंट भट्टों पर काम करते हैं, जबकि कानून बना हुआ है कि वहां पर जो काम करने वाले श्रमिक है और उनके साथ में आने वाले जो बच्चे हैं, उनके एजुकेशन के लिए वहां पर माकूल इंतजाम किए जाए, लेकिन वो चीज वहां पर नजर नहीं आती। इसको लेकर आपका क्या कहना? ईंट भट्टों वाले भी जो मजदूर आते हैं ना, तो वहाँ पर जो मालिक होते हैं ईंट के भट्टे, तो उस मालिक को अधिकार होना चाहिए कि या उसको जानकारी होनी चाहिए कि इनके बच्चों को काम पे नहीं लगाए और उनको स्कूल भेजे या शिक्षा दे। और ये ऐसी नजदीक स्कूल हो तो वहाँ दाखिले कराए, सरकारी स्कूल हो। जैसे बिहार से कोई आते हैं, यूपी से आता है तो यहाँ मजदूरी करते हैं राजस्थान में, तो ये नहीं जानते हैं बाहर के आदमी, तो फिर यहाँ वे स्कूल भी नहीं, आधार कार्ड में ऐसी समस्या है डॉक्यूमेंट्स में, तो वे भट्टा वालों की जिम्मेदारी होती है मालिकों की कि उनके बच्चों को शिक्षा दे, कक्षा 1 से 8 तक फ्री शिक्षा। आप बताएं इस बाल श्रम को लेकर। ये कुल मिला के मेन मुद्दा गरीबी का है। सरकार ने कई योजना चला रखी है, लेकिन क्या है जो असली में गरीब है उन तक योजना पहुंचती नहीं है। कुछ अधिकारी है, कुछ वो है, कुछ वार्ड पंच है, ये सिर्फ खाने पीने में इनका ही ध्यान रखते, कहा जिमना है, तो वो भी ध्यान नहीं देते हैं। और सरकार को चाहिए कि कड़ा उनको रवैया अपनाए, कानून अपनाए, जिससे कि बाल श्रम की ये हट सके। गवर्नमेंट ने काफी कड़े कानून बना रखे हैं, लेकिन उसका फॉलो नहीं होता है। क्या कारण है इस चीज को लेकर? इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग जागरूक नहीं है, लोगों में अशिक्षा है, गरीबी है, भूखमरी है। इसकी वजह से लोगों तक योजनाएं पहुंच नहीं पाती है, कानून के लोग जानकार नहीं है। और उससे भी सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि कई माँ बाप के पास रोजगार ही नहीं है, तो बच्चे भूखे मरते हैं। इस वजह से वो अपने बच्चों को भेजते हैं। ये अभिशाप है। जैसा कि राहुल जी ने बताया अभी कि राइट टू एजुकेशन भारत के अंदर लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसी समस्याओं से निपटना है तो राइट टू एजुकेशन, जिससे हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार मिलेगा, तो हर बच्चा पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। और इसके लिए सरकारों को ध्यान देना चाहिए। और एक चीज और है कि डिपार्टमेंट भी बना हुआ है, बाल विकास ऐसे विभाग बने हुए हैं, लेकिन वो अपनी फॉर्मेलिटी, डिपार्टमेंट वाले धरातल पर काम नहीं करते हैं। डिपार्टमेंट वालों को होना चाहिए कि बड़े बड़े कारखानों में जाके चेक करे, एक अच्छी टीम बनाई जाए, पूरी की पूरी अच्छी तरीके से उसको धरातल पर उतारे और लोगों को जागरूक करे, तब जाके डिपार्टमेंट वाले लोग करते हैं क्या है कि सिर्फ ऑफिस के अंदर पंखा चलता रहता है, पंखे की हवा खाते हैं, सर्दियों के अंदर आराम से बैठे रहते हैं, उनका यही काम रहा है। क्या आज डिपार्टमेंट को पता नहीं है क्या कि इस आसपास चलने वाले कारखानों के अंदर कितने बाल श्रम और बाल श्रमिक काम कर रहे हैं? क्या मालिकों को पता नहीं है? जैसा कि ईंट भट्टों की बात है, तो ईंट भट्टों के अंदर प्रत्येक भट्टे के ऊपर स्कूल खुलना और एक सरकारी टीचर भेजना जरूरी है, ये कानून के अंदर है। तो क्या ये अपने आसीन क्षेत्र की बात करें तो क्या ये आसीन क्षेत्र के अंदर लागू है अभी? क्या सभी भट्टों के ऊपर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? क्या वहाँ शिक्षक जा रहा है पढ़ाने के लिए? ये सारी चीजें क्या डिपार्टमेंट के नॉलेज में नहीं है? सारी चीजें नॉलेज में है, लेकिन प्रशासन करना नहीं चाहता है। प्रशासन सुस्त है भारत का, सबसे बड़ी बात ये है। तो क्या राइट टू एजुकेशन में ये लागू करना चाहिए इस चीज को लेकर? राइट टू एजुकेशन समय की मांग है और लोकतांत्रिक जो भारत है उसके विकास के लिए एक अनिवार्य स्तंभ है शिक्षा, और शिक्षा के बिना समाज का जो विकास नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चों को स्कूल से जोड़ना जरूरी है। अब जो है बाल श्रम की जो समस्या है उसके बीच में ये कहा जा सकता है कि जो धरातल पर लागू नहीं हो रही योजना है, तो अधिकारी को चाहिए कि पब्लिक के बीच में जावें, जहां देखें और पब्लिक भी सहयोग करे कि जहां ऐसा हो रहा है उसकी जो सूचना। इन्होंने बताया कि जो योजनाएं लागू है वो धरातल पर लागू नहीं है, इसको लेकर? बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जो योजना सरकार बनाती है वो धरातल पर लागू नहीं हो पाती है। इसी वजह से जो है ये समस्या हमारे सामने विकट रूप से दस की दस बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ
कि बाल श्रम की जो रोकथाम है उसके लिए जिस प्रकार से सरकार प्लस पोलियो के लिए जागरूक करने के लिए अभियान चलाती है, ठीक उसी प्रकार से अगर जितने भी शिक्षण संस्थान है उनके सहयोग से अगर अभियान चलाया जाए, जनता को जागरूक किया जाए, तो मैं समझता हूँ इस पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है, सुधार किया जा सकता है। और लोगों की जो पहले बुनियादी आवश्यकता थी वो केवल 3 चीजें ही थी, रोटी, कपड़ा और मकान। अब बुनियादी आवश्यकता है उसमें 3 चीजें आप और सम्मिलित कीजिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान तो था ही, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार ये भी आप सम्मिलित करें, तो मैं समझता हूँ हम जनमानस की जो समस्या है उसको अपन पूरा मतलब जो है लगाम लगाया जा सकेगा और इस पे काम किया जा सकेगा। बाल श्रम कानून को लेकर इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी और इन्होंने बताया कि जब तक राइट टू एजुकेशन बिल पूरे देश में लागू नहीं होगा तब तक ये बाल श्रमिकों की समस्या या बाल श्रम कानून की समस्या बनी रहेगी। सरकार को चाहिए कि बाल श्रम कानून को कठोर से लागू करे। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए मंजूर शेख। जालौर में हमारे संवाददाता मफलाल ने बाल श्रम के मुद्दे पर लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानी है। सुनिए। श्रम को लेकर राजस्थान सरकार के द्वारा भी कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी बाल श्रम धड़ल्ले से किया जा रहा है। यहाँ तक कि प्रशासन की आंख के नीचे भी किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइए, किस तरह से जैसे बाल श्रम किया जा रहा है, कानून भी बना है, लेकिन फिर भी जो है उस पर कोई अमल नहीं किया जाता, उन पर कार्रवाई नहीं होती। देखिए, कानून तो बने हुए ही है। ये जो बच्चों की जो उम्र होती है, बालकों की, ये पढ़ने की होती है, शिक्षा प्राप्त करने की होती है, इनके खेलने कूदने का समय होता है। तो इनके साथ जब इनको बाल मजदूरी के लिए भेजा जाता है, ये इनके साथ अन्याय है। इनको पढ़ने देना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करने देना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये जो उम्र होती है, ये दूसरा ये क्या है कि अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम सबको मिलके सरकार को, लोगों को गरीबी पहले हटानी पड़ेगी। क्या कि जब गरीबी होती है तो इनकी भी मजबूरी होती है, तो गरीबी और फिर शिक्षा। जब ये पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर इन्हें ये आज जो बाल मजदूरी कर रहे हैं, फिर इनकी जो आगे की पीढ़ी होगी वो भी बाल मजदूरी कर रहे हैं। अपन जगह जगह देख रहे हैं, होटलों में है, अपने कहीं फैक्ट्रियों में है, ईंटों के भट्टों में है, जगह जगह बाल मजदूरियाँ हो रही है। प्रशासन भी देख रहा है, अगर प्रशासन थोड़ा सतर्क हो जाए तो जरूर इस पर रोकथाम हो सकती है। और भी लोग हैं। सर बताइए, किस तरह से इस पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि कानून बना है लेकिन उसके बाद भी जो है बाल श्रम करवाया जा रहा है धड़ल्ले से। बाल श्रम के विरुद्ध कानून तो बहुत बने हुए हैं, लेकिन उसकी पालना नहीं हो रही है। हम जहाँ भी जाते हैं, होटल पे वगैरह, काफ़ी जगह जो छोटे बच्चों को काम करते हुए देखते हैं। एक तरफ तो मोदी जी 2047 में विकसित भारत का अपन लोग सपना देख रहे हैं, और एक तरफ ये छोटे छोटे बच्चों से जो काम करवाया जा रहा है, ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। और भी लोग उनसे भी जानते हैं। जिस तरह से बाल श्रम करवाया जाता है, कानून भी बना है, लेकिन उसके उपरांत भी जो है बाल श्रम धड़ल्ले से हो रहा है। यहाँ तक कि प्रशासन के नाक के नीचे सारा खेल होता है, लेकिन कहीं कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में किस तरह से देखते हैं? सर, केवल सरकार के प्रयास काफी नहीं होंगे, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी माननी होगी। सरकार ने तो अपने स्तर पर किशोर न्याय अधिनियम 2015 भी लाया, लेकिन लोगों में जब तक ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी कि बच्चों का पहला अधिकार शिक्षा का है, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके शिक्षित बने, फिर रोजगार पाए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जबकि हम केवल रोजगार के चक्कर में और बच्चों को शुरुआती स्टेज में ही इस बाल श्रम में धकेल देते हैं। तो जब तक लोग ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जिम्मेदारी से नहीं समझेंगे ये गलत है, तब तक ये पूरा इसको हम निकाल नहीं पाएंगे समाज में। ये एक तरीके से हमारी एक कुरीति है और इसे हटाना अत्यंत आवश्यक है। ये थे लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से बाल श्रम करवाया जाता है, कानून बना हुआ है, लेकिन कहीं लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन ऐसे अधिकारी जिनको नियुक्त किया गया है ऐसे जो है बाल श्रम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए, वो ही अधिकारी अगर लूज तरीके से चलेंगे या फिर कहें उसको कि उस पर ज्यादा अमल नहीं करेंगे, तो ऐसे में बाल श्रम लगातार होता रहेगा और उस पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। धड़ल्ले से जो बाल श्रम होता है उसमें भी अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं की प्रशासन भी सवाल खड़े निशान होते हैं, क्योंकि अगर नजदीकी जो है जिला कलेक्टर के आसपास कहीं या फिर ऐसे होटलों के अंदर या फिर ईंट भट्टों पे जो बाल श्रम होता है, लेकिन प्रशासन की जानकारी के बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसे में सवाल खड़ा प्रशासन भी होता है कि आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है बाल श्रम पर। कैमरा पर्सन के साथ मफतलाल, इंडिया न्यूज, जालौर। लुली में हमारे सहयोगी ने बाल श्रम पर लोगों से खास बातचीत की है। लोग क्या कुछ कह रहा है, सुनिए। इंडिया न्यूज राजस्थान का बोलेगा राजस्थान कार्यक्रम में आज हमारा मुद्दा रहेगा बाल श्रम अभिशाप। बाल श्रम पर
सख्त कानून फिर भी क्यों बढ़ रहा है बाल श्रम? इसी मुद्दे को लेकर हम आज लूणी कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापिकाएं मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस मुद्दे पर उनके क्या विचार हैं, क्या वो कहना चाहती हैं। हेलो, हाँ, मैं नाम बोलूं? श्यामा शर्मा, शारीरिक शिक्षिका, लूणी बॉयज स्कूल। ये कहना चाहती हूँ कि बाल श्रम एक अभिशाप है, जो कि बच्चों को खेलने कूदने की उम्र होती है, पढ़ने की उम्र होती है। परिवार वालों की जिम्मेवारी बनती है कि बच्चे को पढ़ाए लिखाए, उनको कहीं ऐसे फैक्ट्री में, घरों में काम करने के लिए नहीं भेजे। अगर कोई करता है तो सार्वजनिक लोगों की भी ये मतलब बनता है कि उनको वहां से छुड़वाए और बच्चे को पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए भेजे। कुछ और अध्यापक हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, उनका इस पर क्या कहना है। नमस्कार सर, मैं जितेंद्र विश्नोई, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूणी, प्रयोगशाला सहायक। आज जो हम समाज में देखते हैं कि बाल मजदूरी बहुत ज़्यादा है, लोग सस्ते दाम में बच्चों से बेरोजगारी करवाते हैं और इससे लोग बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते हैं और जिससे समाज व देश के विकास में काफ़ी फर्क पड़ता है और देश और समाज विकसित नहीं हो पाता है। बच्चे कम उम्र में घर से बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं और वो अशिक्षित रह जाते हैं। बिल्कुल, ये थे शिक्षक। इन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं वो जाते हैं क्योंकि उनके परिवार वाले उनको भेजते हैं और आगे जो काम पर रखते हैं वो मजदूरी ज़्यादा ना लगे उसका फ़ायदा उठाते हैं। कुछ और अध्यापक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, मैं अशोक कुमार गर्ग, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूणी। बाल श्रम में के रोकथाम के लिए सरकार ने 1986 के अंदर सख्त कानून बनाया कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में न लगाया जाए। लेकिन समाज के अंदर अपन जगह जगह देखते हैं, चाय की होटल से लगा करके बड़े बड़े और कारखानों और बहुत सारे मजदूरी के ऐसे स्थान हैं जहाँ पे बाल श्रम करवाया जाता है, छोटे बच्चों से काम कराया जाता है। वो बिल्कुल ही गलत है कानून की दृष्टि में भी और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तरीके से भी इसके ऊपर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। बच्चों का सर्वांगीण विकास इस बाल श्रम की वजह से रुक जाता है। क्यों? बाल श्रम के पीछे ऐसा भी है कि गार्जियन की कई मजबूरियां होती है, अशिक्षा, गरीबी और जनसंख्या वृद्धि है, दर है। इसके कारण परिवार का आकार भी बड़ा होता है। एक व्यक्ति की आय से परिवार को चलाना बहुत ही कठिन है, इसलिए वो अपने नन्हे मुन्ने मासूमों को जोखिमपूर्ण कार्यों में भेज देते हैं। तो सरकार के साथ साथ समाज का और जागरूक लोगों का भी दायित्व बनता है कि इन बच्चों के लिए कोई योजना बना करके ऐसा कार्य किया जाए और एक मतलब शिक्षित और सक्षम व्यक्ति, उसका दायित्व बनता है कि चाय की होटल पे देखे, मिठाई की दुकान पे देखे, रेलवे स्टेशन पे देखे, समाज में कहीं भी मतलब लॉरी लेकर के अखबार रद्दी लेने वाले भी बच्चे ऐसे होते हैं, तो उनके घर वालों से संपर्क करके उनके पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाएं ताकि उनके जीवन में मतलब शिक्षा का उजाला आ सके, उनका जीवन खुशहाल हो सके। वो शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इन सारे लाभों को प्राप्त करते हुए देश के एक उपयोगी नागरिक साबित हो सकें। तो देश का विकास तभी होगा जब इन सब जो बाल श्रम करने वाले बालकों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, उनको शिक्षा से जोड़ा जाएगा, उनको समय समय पे मार्गदर्शन और उनके भविष्य के निर्माण के लिए जो भी संसाधन है वो समाज, सरकार के साथ मिलकर के उपलब्ध करवाएं, तभी इनका भविष्य उज्जवल हो सकता है, समाज के अंदर एक रोशनी फैल सकती है, इनका जीवन खुशहाल हो सकता है। मैं सुभाष विश्नोई, स्कूल व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूणी। मेरा मानना है कि बाल श्रम से क्या होता है कि बच्चों के स्कूल जाने की जो कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है और इसकी मेन वजह होती है गरीबी, क्योंकि जो गरीब बच्चे होते हैं वही बाल श्रम करते हैं। तो इसके लिए हमें बाल श्रम को रोकने के लिए हमारे पास सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखे हैं 1098।
इस पर कोई बच्चा भी कॉल कर सकता है, कोई अभिभावक भी कॉल कर सकता है और कोई भी इस नंबर पे कॉल करके इसकी शिकायत कर सकता है। और इसके साथ ही अगर हम कोई बच्चा इस तरीके की गतिविधि में या कहीं पे काम करता है तो उसके लिए उसको रोकने का एक प्रमुख उपाय है कि उसको शिक्षा से जोड़े, उसको वैश्विक शिक्षा दी जाए और उसके मनोवैज्ञानिक रूप से उसको मजबूत किया जाए और इसके साथ उसके लिए व्यापक पुनर्वास के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। धन्यवाद। कुल ये थे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक जिन्होंने बताया कि बाल श्रम को कैसे रोका जाए और बाल श्रम के लिए सख्त कानून है उस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाए। सहयोगी कैमरामैन के साथ रोहित परियार। अलवर में राष्ट्र सेविका समिति की पदाधिकारी एडवोकेट रचना गोयल का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज का हमारा विषय है दहेज प्रथा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे समाज में दहेज सदियों से चला आ रहा है, लेकिन ये प्रारंभ में क्रूरता नहीं थी। माँ बाप अपनी बच्चियों को अपनी खुशी से जो भी भेंट वस्तुएं देते थे उसे दहेज का नाम दे दिया गया था। ये भेंट और वस्तुएं इसलिए दी जाती थी कि आने वाले समय में उन बच्चियों के ऊपर यदि कोई मुसीबत आए तो वो उस धन का उपयोग कर सके, अपने परिवार को सुदृढ़ बना सके। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में ये एक प्रथा के रूप में, क्रूरता के रूप में स्थापित हो गया, जिसके कारण दूल्हे के माता पिता इसे अपने लिए एक आय का स्रोत समझने लगे और यहीं से पैदा होने लगी दुल्हनों के लिए मुसीबतें। क्योंकि जब दूल्हे के माता पिता को उनके मन के मुताबिक दहेज या उपहार नहीं मिलते थे तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी बहुओं को प्रताड़ित करना शुरू किया। दहेज के लिए हत्याएं की जाने लगी और इस सब के चलते दहेज एक क्रूरता के रूप में हमारे समाज में स्थापित हो गया। इससे माताएं अपनी बच्चियों को जन्म देने से डरने लगी। यहीं से हमारी भ्रूण हत्या का भी शुरुआत हुई, क्योंकि माएं डरने लगी कि बच्चियों को यदि पैदा करेंगे तो उनके दहेज की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। और इस सब के डर से हमारे यहाँ लिंगानुपात भी काफी बिगड़ गया है। सरकार ने इस प्रथा के अगेंस्ट में कानून बनाए, दहेज उन्मूलन अभियान चलाए, लेकिन कोई भी कानून जब तक समाज ना चाहे तब तक कोई भी कानून पूर्णतः स्थापित नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे समाज ने जब ये ठान लिया कि दहेज लेना ही है तो फिर कानून का डर उनको नहीं रहता है। कानून का पालन समाज के द्वारा यदि दृढ़ता से किया जाए तभी इसकी सुनिश्चितता हो पाएगी। हमें इसके लिए अपनी बच्चियों को सक्षम बनाना होगा। हमें बेटे और बेटी का भेद मिटाना होगा। उन्हें आजादी के साथ साथ उनकी परवरिश इस तरीके से करनी होगी कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। आज बड़े से बड़े सभ्य परिवारों में भी बच्चियों को पढ़ाया तो जाता है, उन्हें स्कूल भेजा जाता है, परंतु उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की शिक्षा नहीं दी जाती है। वो सिर्फ शिक्षित होती हैं लेकिन अपने पैरों पर खड़े होने में डरती हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें इस बात की शिक्षा दी जाए कि वो किस तरीके से वक्त आने पर अपने पैरों पर खड़ा हो सके और बराबर से कंधा मिला के समाज में और अपने परिवार का बोझ उठा सकें, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया है। जब बहुएं परिवार में आय का स्रोत बनेंगी तो उन्हें कहीं ना कहीं दहेज से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही हमारे समाज में एक अलग भी जगानी होगी। समाज में परिवारों को ये समझाना होगा कि दहेज एक अभिशाप है। ये आज आप ले रहे हैं, कल आपको देना भी होगा। तो इसके लिए समाज में एक जागृत अवस्था लानी होगी। सभी को समझाना होगा, सभी को समझना होगा कि दहेज ना ले और ना दे। ये कानूनी अपराध तो है ही, इसके साथ ही साथ एक सामाजिक अपराध भी है, क्योंकि इससे हम अपनी बच्चियों को कमजोर बना रहे हैं। हम आने वाले भविष्य की नींव को कमजोर बना रहे हैं। आज देखिए, दहेज प्रथा के चलते बच्चियां इतनी कम हो गई हैं क्योंकि लिंगानुपात बिगड़ चुका है कि हमें अपने बेटों के लिए बहुएं खरीद के लानी पड़ रही हैं और यहीं से एक दूसरी कुप्रथा का भी जन्म हो रहा है।
आज हम बहुएं खरीद तो लाते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर बहुएं खरीदने की एक प्रथा चल पड़ेगी, जो कि दहेज प्रथा से भी खतरनाक आने वाले भविष्य में हो सकती है। तो इस सब के लिए हमें कहीं ना कहीं विचार करना होगा। आखिर कब तक बेटियां दहेज की भेंट चढ़ती रहेंगी? कब तक? दहेज के लिए कानून जितने कठोर हैं, परिवार के साथ साथ परिवारजनों को भी उसमें शामिल किया जाता है। और इस सब के लिए सबसे पहले जो जागना होगा वो महिलाओं को जागना होगा, क्योंकि एक परिवार में जब तक कोई माता ना चाहे, उसकी बहू को कोई भी प्रताड़ित नहीं कर सकता। एक सास ना चाहे तब तक उसकी बहू को कोई समाज, कोई दुनिया वाले कोई ताना नहीं दे सकते। तो सास को, माँ को खड़ा होना होगा इस कुरीति के विरुद्ध, बहनों को खड़ा होना होगा इस कुरीति के विरुद्ध। तभी इस समाज से हम दहेज प्रथा को पूर्णतः उन्मूलन कर पाएंगे और यही हमारे एक सशक्त समाज का निर्माण होगा और यही हमारे आने वाले भविष्य का एक सुखद सपना। और इसी के साथ राजस्थान बोलेगा में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।